देखिए पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी कि हिंद चीन जो क्षेत्र था उसमें जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है राउलेट एक्ट कब पारित हुआ? राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में राउलेट एक्ट पास हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, कहता है इसके विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दी थी? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ऑप्शन दिया हुआ है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट काबूर और मेजनी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, यानी कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। हमेशा याद रखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा सवाल कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। देखिए सूती वस्त्र का जो सबसे पहला मिल था वो कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। लेकिन रुकिए यहाँ पे क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है कि सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक मिल, अगर आधुनिक मिल कहेगा तो उसके बाद बम्बई में आधुनिक मिल खोला गया था, यानी कि इससे बढ़िया मिल था, आधुनिक मशीनें थी। तो आधुनिक मिल कहेगा तो बम्बई में, लेकिन सबसे पहले मिल कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए आठवां क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसी को शॉर्टकट में AITUC कहा जाता है। कहता है इसके प्रथम अध्यक्ष, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए नौवां सवाल कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए हिंद चीन का जो युद्ध अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? निक्सन था। इसको हमेशा याद रखिए। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा काउंट काबूर। अब देखिए क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है एग्जाम में, पूछता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? इस तरह से भी पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल इसका आंसर होगा। तो आप दोनों तरीक़ा से कंसेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि रक्त और लौह की नीति, रक्त और
लॉ की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का अवलंबन किसने किया? दोस्तों इस पॉलिसी का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि नई आर्थिक नीति NEP, नई आर्थिक नीति, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब लागू हुई? तो देखिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिए। अगर प्रश्न याद नहीं है तो कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम है। दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? साइमन कमीशन है। इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को ही साइमन कमीशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो सबसे पहले वो बाइबिल का प्रिंटिंग किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल। कहता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में? दोस्तों आप लोग लिपि जानते होंगे, जैसे हिंदी भाषा कौन लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में। तो इसी तरह से अशोक के जितना भी अभिलेख था वह कौन सा लिपि में लिखा गया था, यही आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 17 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। कहता है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। दो क्वेश्चन इसमें आता है, एक बंगाल विभाजन कब वापस हुआ था और एक बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल विभाजन वापस 1911 ईस्वी में ले लिया गया था और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और वापस कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिए, अगर याद नहीं है तो कॉपी में नोट करते जाइए। खास करके जितने भी डेट वाले प्रश्न हैं उसको कॉपी में लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते जाइए। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि रूस में दासत्व समाप्त किया, यानी कि दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 19वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यानी कि मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, कहता है कि किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि हो ची मिन की सरकार थी। हो ची मिन की सरकार कौन था, यानी कि कहाँ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि वार एंड पीस किसने लिखी? दोस्तों वार एंड पीस जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। इसी को फुल फॉर्म में लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय है। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? दोस्तों पटना को अजीमाबाद किसने दिया था? तो अजीम उस शान ने। देखिए अब याद रखना बहुत आसान है, इसमें नाम में ही दिया हुआ है अजीम और यहाँ पे अजीमाबाद है। तो इसका आंसर आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही पता चल जाएगा कि अजीमा उस शान ने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था।
चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया। दोस्तों पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है, तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो इसकी जो संस्था है वो कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए उसके बाद आइए। देखिए कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो कब लागू हुआ था, तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 1956 के बीच में था। 1951 से 1956 के बीच में पहला पंचवर्षीय योजना होता है। देखिए पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 साल का जो योजना प्रधानमंत्री के द्वारा निकाला जाता है उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, लेकिन इसका गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। चलिए उसके बाद आइए। कहता है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। अब देखिए इसको समझिए। कहता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति यानी कि कोई पर्सनल व्यक्ति कोई उसका स्वामित्व होता है, यानी कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री होता है, तो उसको हम लोग किस अर्थव्यवस्था में कहते हैं, उसमें उसको कहते हैं हम लोग पूंजीवादी, यानी कि वह खुद का पूंजी लगाता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि निजी मतलब होता है प्राइवेट। इसको समझिए, वर्ड को समझिए, निजी व्यक्ति यानी कि कोई प्राइवेट व्यक्ति के पास स्वामित्व मतलब कि मालिक होता है, तो अपना पूंजी लगाता है तब वो मालिक होता है, इसलिए यह कैसा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जितना भी कृषि कार्य है वो प्रथम क्षेत्र में आता है, उसके बाद जितना भी इंडस्ट्री है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और जितना भी सेवा क्षेत्र है उसको तृतीय क्षेत्र, जैसे बैंक ये सब जो है उसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पे गैस और बिजली उत्पादन है यानी कि ये इंडस्ट्रियल है, तो यह हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 29वां क्वेश्चन में। और देखिए 29वां प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले मॉडल पेपर में हम सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा अगर वीडियो देखे होंगे तो, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, इसका आंसर बताया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, रुपया होगा, टका होगा, क्यात होगा या फिर युआन होगा। आप बांग्लादेश की मुद्रा को कमेंट कीजिए, और एक क्वेश्चन और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है उसको भी आप लोग कमेंट कीजिए। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है ये भी कमेंट कीजिए, और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद आइए 30वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। दोस्तों इसका जो संबंध था वो कौन से देश से था, तो बांग्लादेश से था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था, बांग्लादेश से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन दिया हुआ है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और इनमें से सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऋण मतलब समझते हैं क्या होता है, लोन होता है। तो अल्पकालीन मतलब हुआ कम समय के लिए, दीर्घकालीन हुआ मतलब कि बहुत ज़्यादा समय के लिए, और मध्यकालीन हुआ मतलब कि थोड़ा माना समय के लिए। उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए।
कहता है कि मनरेगा, मनरेगा आप लोग समझते हैं। कहता है कि मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था। तो कहता है इस मनरेगा से देखते हैं बहुत सारा गांव में चाहे कहीं भी काम होता है, तो उसमें कहता है मजदूरों को कितना दिन का रोजगार देने का गारंटी दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 100 दिन। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने आयोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण मतलब आप लोग समझते होंगे, उपभोक्ता जैसे मान ले जाए कि कोई सेवा दे रहा है, जैसे मान लिया कोई दुकानदार है वो कुछ चीज़ का बिक्री कर रहा है और हम लोग खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाला कौन होता है, उपभोक्ता। लेकिन अगर वह गलत सामान दे देता है तो हम लोग शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण इसीलिए बनाया गया था। उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, आय कहलाता है। अब देखिए प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि आय तथा उपभोग व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है, तो बचत कहा जाता है। यानी कि देखिए आय जितना हम लोग कमाएं और व्यय मतलब जितना हम लोग खर्चा किए, तो जितना हम लोग कमाएं और उसमें जितना खर्चा किए उसको घटा देंगे तो क्या होगा, बचत बचेगा। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज किया गया है और क्वेश्चन घुमाकर हर साल पूछा जाता है। कभी पूछेगा कि आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, तो आय और व्यय के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। कभी पूछेगा कि आय और बचत के अंतर को क्या कहते हैं, तो उपभोग कहते हैं। उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। देखिए उत्पादन, व्यय, आय और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल 39 नंबर सवाल। कहता है कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा अनिवार्य सदस्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 41 नंबर सवाल। कहता है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। यानी कि जो संविधान का 74वां संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है, तो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिए, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि बिहार में के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो देखिए नगर निगम में कितना वार्ड हो सकता है, 75 वार्ड हो सकता है। 75 वार्ड हो सकता है। तो देखिए 75 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 43 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन मतलब कि उत्तराखंड में यह शुरू हुआ था और क्या हुआ था कि पेड़ की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचा रहे थे, उसी को चिपको आंदोलन कहा गया। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो इससे किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि बताइए कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन क्या है, उत्तराखंड में यह योजना चलाया गया था।
उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया। तो सप्तदलीय संगठन वहाँ करने का जो मुख्य कारण है वो भारत की तरह लोकतंत्र की स्थापना करना है, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु वो सप्तदलीय संगठन का गठन किया गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, यानी कि BSSP का स्थापना किसने किया था, तो कांशीराम ने किया था। चलिए उसके बाद आइए। कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। देखिए दल बदल किसको बोलते हैं, पहले दल बदल समझिए कि देखिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, विधायक का चयन होता है। जो सबसे निचला स्तर पर रहता है क्या रहता है, विधायक रहता है। तो जिसका विधायक जितना, यानी कि जितना MLA ज़्यादा बन जाता है उसका राज्य होता है। और विधायक को क्या स्वतंत्र रहता है कि वह किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। मान लीजिए कोई विधायक है वो RJD का है तो वह BJP में जा सकता है, BJP में जा सकता है। अगर इसको मन है कि BJP में हम चल जाएं विधायक तो वो BJP में जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है, यानी कि दल अपना बदलता है। तो यह किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आइए अगला सवाल। देखिए कहता है कि झारखंड बिहार से पृथक हुआ। पृथक मतलब होता है अलग होना, चाहे अलग हो जाना, पृथक का मतलब वही होता है। तो झारखंड जो राज्य बना है वो 2000 ईस्वी में बना है। और वह कब पृथक हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को वह अलग हो गया था बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहता है कि इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए कहता है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 इसका सही आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 543। देखिए ऑप्शन बी में है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। देखिए बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए पाकिस्तान और जब बांग्लादेश और जब भारत तीनों में बंटवारा हुआ था तो जो पाकिस्तान था वो बोल रहा था कि हमको बांग्लादेश भी चाहिए, और वो उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से कह रहा था। बाद में फिर आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के समय में तो उसको पाकिस्तान बांग्लादेश बना गया, लेकिन वो उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहता है कि वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हुई। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1958 में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है इंडिका के लेखक। देखिए इंडिका कोई पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आगे भी काम देगा और एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। देखिए उसके बाद आइए। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आंग सान सू की किस देश का नागरिक है। दोस्तों आंग सान सू की किस देश का नागरिक है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार का। इसका आंसर क्या होगा, म्यांमार। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रवाद समझिए कि क्षेत्रवाद होता क्या है। तो देखिए कोई जैसे समुदाय है वो विशेष क्षेत्र को लेकर लड़ाई झगड़ा करता है, जैसे क्षेत्रवाद करता है, हम फलना जगह के हैं इसका जो कुपरिणाम होता है वो क्या होता है, अलगाववाद, यानी कि दोनों फिर अलग अलग हो जाता है। जैसे देखिए बिहार झारखंड में था तो क्षेत्रवाद के कारण ही हो सकता है कि विभाजन हुआ होगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवाद के कारण नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह से क्या होता है, अलग अलग दोनों हो जाते हैं, अलगाववाद होता है इसका कुपरिणाम। उसके बाद आइए देखिए कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद देखिए 57 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। तो जल नीति कब अपनाया गया था, सितंबर 1987 में। कब, 1987 में। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस देश में है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन ए। इसी को रसिया भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अब देखिए ह्यूमस बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ह्यूमस होता क्या है, तो इसका आंसर कैसे याद रखेंगे। ह्यूमस देखिए किसको कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कोई बगीचा है, वहाँ पे एक पेड़ है, बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, तो इसका जब पत्ती या डाली कुछ टूट कर गिरता है ज़मीन पर ही, तो कुछ दिन के बाद उसके जड़ के आसपास में एक परत बन जाता है, यानी कि जो पत्ते ये सब होते हैं उसका परत बन जाता है। और वह कुछ दिन के बाद उर्वरक, यानी कि जब पानी में उस पर गिरता है तो वह सड़ कर क्या हो जाता है, उर्वरक का निर्माण कर लेता है, और इसी को ह्यूमस कहा जाता है। तो सबसे कम यानी कि नगण्य मात्रा में ह्यूमस किस मिट्टी में होता है। तो हमारा आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी, यानी कि पहाड़ के लिए अंदर मिट्टी होता है वो लेटेराइट मिट्टी का उदाहरण होता है। और जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते होंगे कि जब नदी उदी निकलता है तो उसके बगल में क्या होता है कि कटाव होते जाता है, और इसी के जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जानते हैं, लेकिन लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 60वां क्वेश्चन। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो डिगबोई है, इसको आप लोग याद रखिए। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है इनमें से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल कौन है। तो चाय, रबड़, गन्ना सभी रोपण फसल है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। दोस्तों जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। तो 1991 ईस्वी में चलाई गई थी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए कहता है कि कांवर झील कहाँ है। दोस्तों कांवर झील कहाँ है। तो कांवर झील है वो बेगूसराय में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बेगूसराय। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन मतलब है रख रखाव, कहता है कि इसका पहला प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि कोलकाता में। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, कहता है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अभ्रक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक में कार्बन की मात्रा नहीं होता है। उसके बाद देखिए, कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव्स वन है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स वन कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि मैंग्रोव्स वन किसका कहता है, तो बहुत ऊंचा ऊंचा हो जाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी के लिए पेड़ जो बहुत लंबे लंबे हो जाता है उसी को मैंग्रोव्स वन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। घटिया मतलब जानते होंगे सबसे खराब किस्म का। तो सबसे खराब किस्म का होता है पीट कोयला, और सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई। तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा ब्रांड है, आसाम गोल्ड। आप लोग टीवी में ऐड भी देखते होंगे आसाम गोल्ड का। तो इस तरह से याद रखिए कहाँ हुई थी, तो आसाम में। उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि पायरट किस प्रकार का खनिज है। पायरट, तो देखिए पायराइट होता है वो क्या होता है, लोहा का अयस्क होता है, आयरन पायराइट जैसे। तो लोहा क्या है, धातु है, मतलब कि यह कैसा खनिज हो गया, तो धात्विक खनिज हो गया। इस तरह से इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए 70 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र। परमाणु शक्ति संयंत्र मतलब हुआ एटॉमिक पावर प्लांट, और एटॉमिक पावर प्लांट का क्या काम है, तो वह परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को परमाणु शक्ति संयंत्र कहा जाता है, एटॉमिक पावर प्लांट। और यह एटॉमिक पावर प्लांट जो है सबसे पहले भारत का वो कहाँ लगाया गया था, तारापुर। तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देखिए कोडरमा। कोडरमा है वो किस खनिज के लिए
जाना जाता है? तो अब्रक के लिए। अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोडरमा में है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस देश ने ओपेक यानी कि OPEC की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता को त्याग दिया है? तो इसका आंसर होगा कतर। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहता है इनमें से कौन जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट देखिए किसको कहते हैं? जिसके जैसे आलू वाला जो बोरा रहता है वो जूट का बना होता है, और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि आसवन बांध किस नदी पर है? दोस्तों आसवन बांध भारत के बाहर है, यानी कि नील नदी पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 75 नंबर सवाल, कहता है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। आतंकवाद देखिए मानव जनित आपदा है, या प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? विनाशकारी भूकंप सबसे ज़्यादा जो बिहार में आया था वो कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंचा स्थान। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, इसको आप लोग याद करना नहीं है, इसको समझ के बना देना है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि भू संकलन से अभिप्राय है। अब देखिए भू संकलन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए अगर पूछते हैं कि भू संकलन किसको कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ क्या होता है? पहाड़ वो जो खिसक कर जो ऊंचाई होता है वो ज़मीन पर आ जाता है, यानी कि मलबा का खिसकना, चट्टान का खिसकना, चट्टानों का गिरना, ये सब है जो क्या है? भूसंकलन है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक कौन है? तो देखिए यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? तो इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, चौकोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयताकार। और दोस्तों यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आगे वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 95 23 32 0 309 इस पर आप लोग मैसेज करिए। क्या चीज़? सोशल साइंस मॉडल पेपर, सोशल साइंस मॉडल पेपर 2024 लिख करके आप लोग मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को वहाँ से मॉडल पेपर जो सोशल साइंस का है वो मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मॉडल पेपर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।